हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन हिस्ट्री सेल्फ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश अग्रेरियन पॉलिसीज़। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ी, अग्रेरियन यानी कि खेती संबंधी नीतियाँ जो थी, इनके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स की भारत के रिलेटेड खेती संबंधी नीतियाँ क्या थी या कृषि संबंधी नीतियाँ क्या थी, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया में आई थी और उसका मेन उद्देश्य था कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना। बट धीरे धीरे जब वो 1757 में प्लासी की बैटल के साथ ही उन्होंने भारत पे राज्य करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या किया, जब ये यहाँ के राजे बन गए तो उसके साथ उन्होंने भारत में एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर दिया। एग्रीकल्चर की जो पॉलिसीज थी वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज करनी स्टार्ट कर दी। उसका रीज़न क्या था? इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कि एक खेती प्रधान देश है। स्टार्टिंग से ही यहाँ पे एग्रीकल्चर होती रहती है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ कंट्री माना जाता है। यहाँ पे हर प्रकार की खेती जो है वो संभव है और बहुत ही उच्च पायदान पे और बहुत ही सुपीरियर टाइप की क्रॉप्स यहाँ पे हो सकती हैं। इसलिए यहाँ के लोग स्टार्टिंग से ही जो है, जैसे हम देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्यंस में वो क्या है, स्टार्टिंग से ही एग्रीकल्चर करती है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन सोर्स होने के कारण जो ज़्यादातर टैक्स का अमाउंट था, सोर्स ऑफ इनकम है, वो लैंड रेवेन्यू है। स्टार्टिंग से ही जो भी किंग है, जो भी यहाँ के प्रशासनिक करता है, वो जो अपनी इनकम का सोर्स यहाँ पे इकट्ठा करती हैं वो लैंड रेवेन्यू से इकट्ठा करती हैं। लैंड रेवेन्यू का मतलब क्या है? भूमि कर, यानी कि आप जितनी भी फसल उगाओगे उसमें से कुछ हिस्सा आप वहाँ पे आपकी रक्षा कर रहे राज्य के राजा यानी कि मेन अधिकारी को आप डोनेट करोगी। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू क्या है? आपकी इनकम का, आपकी जो भी क्रॉप्स आप खेती करते हैं उसमें फसल का कुछ हिस्सा आप जो है वो राजा को दोगे। तो ये जो लैंड रेवेन्यू है ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे, इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। नो डाउट पहले भी था, जैसे जब्ती प्रणाली थी, कनकूत प्रणाली थी, बटाई प्रणाली थी, ठेकेदारी प्रणाली थी। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे 3 मेन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। फर्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट, जिसे स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। दूसरा है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या है? ये एक किसानों के साथ किया हुआ समझौता था। और तीसरा है महलवाड़ी। महल यानी कि एक पूरा पिंड, गांव जिसमें हम इंक्लूड कर देती हैं, ये वो सिस्टम है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया ब्रिटिशर्स ने? इसका मेन रीज़न था कि ब्रिटिशर्स नीडेड मनी, उनको पैसों की ज़रूरत थी। क्यों, किस लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी? उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि पूरे भारत पे आक्रमण करना था ना, पूरे भारत को अपने कंट्रोल में करना था, तो इसीलिए उनको आर्मी चाहिए होगी। आर्मी चाहिए होगी तो आर्मी के रख रखाव के लिए, कारखानों के लिए, हथियारों के लिए, वर्दियों के लिए, भोजन के लिए पैसा तो चाहिए ही। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनको जो मनी की ज़रूरत थी तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू से ज़्यादा निकालने की कोशिश की। नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, यानी कि आप यूरोपियंस को अपॉइंट करोगे, जॉब्स पे अपॉइंट करोगे आप, और जो शासन चलाने के लिए बहुत सारे कर्मचारी जो हैं उनकी सहायता चाहिए होती है, तो उनको आप सैलरीज दोगे। सैलरीज कहाँ से आएंगी? वो आएंगी लैंड रेवेन्यू में से। यानी कि इनकम का जो मेन सोर्स है वो इन चीज़ों पे खर्च होगा, इसीलिए इसको बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए इंडिया में क्या किया गया, सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू 3 प्रकार के किए गए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये तीनों प्रकार के सिस्टम में से आज हम फर्स्ट जो सेटलमेंट पढ़ेंगे वो है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट मतलब कि स्थायी बंदोबस्त। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये ज़्यादातर हर एक एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड जो है वो MCQ ज़रूर आती है। तो परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त क्या है, किसने शुरू की, क्यों शुरू की, ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो लॉर्ड क्लाइव जो है वो 1765 में उन्होंने इलाहाबाद ट्रीटी की थी। किसके साथ की थी? शाह आलम सेकंड के साथ की थी। आप जानते हैं, जब आपने बैटल ऑफ बक्सर लास्ट हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा कि शाह आलम जो है
वो जो तीन गुट्टी प्रणाली बनाई थी उन्होंने इसमें से हार गए थे और शाह आलम के साथ यानी कि जो मुगल एम्परर थे, बादशाह थे मुगलों के, उनके साथ एक संधि की थी जिसे बोला जाता है इलाहाबाद संधि। 1765 में की थी। किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमें दे दो, यानी कि हम यहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। और बदले में क्या किया? शाह आलम को दो प्रदेश दे दिए गए, इलाहाबाद और कड़ाकी। ये दोनों प्रदेश उसे दे दिए गए और बदले में ये तीनों की दीवानी यानी कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की परमिशन जो है वो ब्रिटिशर्स ने ले ली। तो इसके साथ क्या हुआ? यहाँ से जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार ब्रिटिशर्स को मिल गया। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आए 1772 में। इन्होंने 5 ईयर लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है स्टार्ट किया, यानी कि भूमि कर का जो प्रबंध था वो 5 सालों के लिए फिक्स कर दिया गया। बट अभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। आर्थिक तौर पे जो लैंड रेवेन्यू है उसमें बहुत सारी गिरावटें या कमियां आ गई थी, इसलिए इसे चेंज करने की ज़रूरत थी। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे आए 1786 में, उन्होंने रियलाइज़ किया कि भारत के माल्य सिस्टम यानी कि भूमि कर यानी कि लैंड रेवेन्यू कुछ खास अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसे दूर करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया? 1790 में सर जॉन शोर से मिलके एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने इस पे जो जॉन शोर थे उसके साथ डिस्कस किया कि हम इसे कैसे सेटल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? जमींदारों के साथ। जमींदार कौन होते हैं? जमींदार, जमीन के जो मालिक होते हैं वो जमींदार होते हैं। वो जमीन जो है वो किसानों को ठेके पे भी दे सकते हैं। किसानों की अपनी जमीन भी होती है, बट किसान बहुत थोड़ी जमीन के मालिक होते हैं। ज्यादातर बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक जो है वो जमींदार होते हैं। तो ये अपनी ज़मीनों पे किसानों से खेती करवाते हैं। ये ज़मीनें इनकी खुद की होती हैं या फिर जैसे किसी ने इनको प्रोवाइड की हुई जागीरों के रूप में, इसलिए ये ज़मीनों के मालिक होती हैं। तो जॉन शोर और कॉर्नवालिस दोनों ने मिलकर 1790 में ज़मींदारों के साथ एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ ये ज़मीनों के मालिक हैं तो इनको हम हेड मान लेते हैं। ये किसानों से हमें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे, जो भी वो फसल उगाएंगे उसमें से जो भी हिस्सा है। जैसे छोटे छोटे देखो, अगर बड़ी ज़मीनों पे से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो बहुत ईजी है, बट छोटी छोटी में से इकट्ठा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए। वो क्या करेंगे? छोटों से भी जो लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे। तो ज़मींदारों को भूमि के मालिक मान लिया गया और उनको बोला गया कि आपने जो है लैंड रेवेन्यू का कुछ परसेंट जो फिक्स कर दिया गया 10 सालों के लिए, वो हमें कलेक्ट करके देना है। ठीक है। तो ये पॉलिसी 1790 में जैसे डिस्कशन की गई, बट लागू की गई 22 मार्च 1793 को। कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। जब 1790 में ये डिस्कस किया गया कि 10 इयर्स के लिए ये प्रणाली जो है वो लागू करती है। तो ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही और इसके फ़ायदे भी हुए, बट बहुत सारे नुकसान भी हुए। तो अब आप देखते हैं कि ये प्रणाली कब डिस्कस की गई? 1793 को लागू की गई, 10 इयर्स के लिए की गई, जमींदारों के साथ की गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। यानी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार जो हैं वो क्या हैं? एक तरह के अपनी जो संधि की है, ये सेटलमेंट की है, उसके दो पक्ष है। ठीक है। यानी कि ये जमींदार जो कम्युनिटी है ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और किसानों के बीच एक बिचौलिए का काम करेगी। वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट क्या है। फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, क्या इसमें इंक्लूड किया गया। जैसे हमने डिस्कस किया ना, जमींदार्स ऑनर ऑफ लैंड, जमींदारों के साथ ये प्रणाली जो है वो स्टार्ट की गई। माना गया कि आप जमीनों के मालिक हैं, हम आपको बिचौलिए रखते हैं। यानी कि जैसे हम मैरिज में देखते हैं ना कि जो बिचौलिए होते हैं वो सारा काम करते हैं कि दो धिरों के बीच में जो है वो कोई भी बात जो इधर से उधर करनी है, उधर से इधर करनी है, ये काम करती है। तो इनको बोला गया कि लैंड रेवेन्यू आप दोगे,
हम जाके पीजेंट से बात नहीं करेंगे। आपने उनसे कौन सा कितना हिस्सा लेना है, इसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बता दूं तो इसमें मान लो कि जैसे 5,000 रुपये जो हैं वो एनुअल इनकम जो है डिसाइड कर लीगी। वैसे तो 6-6 महीने बाद जो है वो लैंड रेवेन्यू देना होता था, साल में 2 बार देते थे। जमींदारों को ये बोल दिया गया कि आपने जैसे ये फिक्स हो गया कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। मतलब कि 5,000 रुपये है, आपने हर साल 2 बार ये 5,000 रुपये ही देने हैं। चाहे तो आपकी क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा हों कम हों, चाहे उसके रेट बढ़े घटे या अकाल पड़े, या फिर 5,000 से अगर आपको मतलब एनुअली जो है ऐसा तो नहीं है कि 5,000 रुपये इकट्ठे करेंगे और 5,000 रुपये सरकार को ये देंगे, नहीं। मान लो कि अगर 7,000 रुपये इकट्ठे करते हैं तो उसमें से 2,000 रुपये जो है वो जमींदार से रखते हैं और 5,000 रुपये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती है। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम जैसे 5,000 रुपये फिक्स कर लिए कि साल के आपने इतने देने हैं, 6-6 महीने बाद 2 बार देने हैं, 10 सालों के लिए फिक्स कर लिए। आप चाहे 7,000 रुपये इकट्ठा करो, 10,000 रुपये इकट्ठा करो, 15,000 रुपये इकट्ठा करो, हम इसमें से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे कि आपने जो है वो किसानों से कितने पैसे कलेक्ट किए हैं। ठीक है, आपको क्या मान लिया गया है, ऑनर ऑफ लैंड, भूमि के मालिक मान लिया गया है। हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे कि आपने कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू अमाउंट फिक्स। जैसे कि मैंने बताया ना कि जैसे 5,000 रुपये 10 सालों के लिए क्या कीगी, फिक्स कर दीगी। 6-6 महीने बाद 2 बार देने थे। ज़्यादातर जो है नकदी में देने थे, ये कैश देने थे, आप फसल के रूप में नहीं दे सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नो टैक्स कॉन्फिस्केटेड एंड सोल्ड लैंड ऑफ जमींदार। नो टैक्स मतलब कि आपको इसके अलावा और कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप ना दे सके लैंड रेवेन्यू तो क्या कर दी जाएगी, आपकी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी या फिर सोल्ड या फिर बेच दी जाएगी। अगर ज़मींदार 5,000 रुपया नहीं दे सके तो 5,000 रुपये की जितनी ज़मीन है उतनी सोल्ड कर दी जाएगी, उनकी बेच दी जाएगी। ठीक है, यानी कि अब लैंड रेवेन्यू तो चाहिए किसी ना किसी प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है एक कंडीशन लागू कर देगी कि अगर आप नहीं भी दे सकते ना, चाहे अपनी ज़मीन बेच के दो। ठीक है, नेक्स्ट है नो इंटरफेरेंस बिटवीन जमींदार एंड पीसेंट। ये इनको बचौलिए मान लिया गया। ठीक है, अब भी उन्होंने क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हमको ये चिक नहीं चाहिए कि हम कल्ले किसान के पास जाके लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते फिरे। तो आपने क्या करना है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देना है, हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आप कितना लेते हो, कितना क्या करते हो, क्या अत्याचार करते हो, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपने जस्ट पीजेंट से टैक्स लेना है और हमारे खजाने में डिपॉजिट करना है। हमने तो भाई आपको जो है वो जमीनों के मालिक मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेरिट्स, गुण क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट है इंक्रीज गवर्नमेंट इनकम। अभी इनकम गवर्नमेंट की इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, मतलब पहले ही 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, भी ऐसे ही फिक्स कर लिया गया अमाउंट कि ये देखो आपको जो है 5,000 रुपये देनी होती है। अभी क्या है, उनका एनुअल बजट बन जाएगा। एनुअल बजट कैसे बनेगा कि जैसे देखो मतलब एनुअल बजट में हम क्या देखते हैं कि उन्होंने पूरे साल की प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं अगले 6 महीनों में, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे जो है माइनस करना चाहते हैं, ये सारा ही जो है एक तरह का फिक्स हो गया। ठीक है, तो इन्होंने बजट बनाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। मतलब कौन सी जॉब्स निकालनी है, किन को अपॉइंट करना है, क्या लड़ाई झगड़े हैं, क्या विद्रोहों का दमन करना है। मतलब उनने अब एक कल्ले किसान के पास जाके जो है अकेले के पास जाके लैंड रेवेन्यू नहीं ना कलेक्ट करना। तो जो भी टाइम बचा है तो उसमें वो क्या करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करेंगे। मतलब जो काम दूसरे प्रशासन के बचे हैं ना वो सारे ही गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली है कि देखो भाई आपका एक अमाउंट फिक्स हो गया, तो अभी जो गवर्नमेंट है, पीजेंट्री है या जमींदार हैं, वो किसान खेती की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। जमींदारों को पता है कि इतना लैंड रेवेन्यू ही देना है,
ठीक है। तो उन्होंने जितना वो एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देंगे, उसमें सुधार करेंगे, उनका ही फायदा होगा। मतलब कि मान लो कि अगर पहले 5,000 होता था, अब वो कोशिश करेंगे 7,000 हो, फिर 10,000 हो, फिर 15,000 हो। मतलब जितना प्रॉफिट होगा 5,000 माइनस करके बाकी वो उनका ही है ना। तो पीजेंट्री भी कोशिश करेगी, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब लैंड रेवेन्यू फिक्स है, अब हम ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर में उन्होंने रिफॉर्म्स करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है डीमेरिट्स। क्या है डीमेरिट्स में? अगर हम देखें तो डिजास्टर फॉर द जमींदार। देखो भाई, आपके लिए पहले ही कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दी गई कि अगर आप नहीं दोगे ना तो आपकी लैंड जो है वो सोल्ड कर दी जाएगी। मतलब कि अकाल पड़े या फिर सूखा पड़े या फिर हड़ आए या फिर भूचाल आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको तो जो रेट है वो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लॉस टू गवर्नमेंट। देखो 5,000 पे बजट डिसाइड कर दिया, हर साल महंगाई बढ़ती है, हर साल रेट बढ़ते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो तनख्वाहें देनी है उनमें भी तो इंक्रीमेंट लगेगा ना। तो गवर्नमेंट को तो लॉस हो गया। 5,000 पे हर साल आपको 5,000 पे मिलेंगे, आपका रेट तो बढ़ेगा ही नहीं। आपने तनख्वाह देनी है वो भी ज़्यादा देनी है, आपने जो चीज़ें खरीदनी है परचेज करनी है वो भी कॉस्टली होंगी। ठीक है। तो क्या किया इनको, गवर्नमेंट को लॉस होना शुरू हो गया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट्स का शोषण कैसे हुआ? पीजेंट्री जो है वो हर बार जो है मेहनत की कमाई करते थे, बट जमींदार उनसे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करते थे। उनको पता था कि अब तो जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं बोलेगी कि जितने मर्जी उन पे अत्याचार करो, हम तो बीच बिचौलिए हैं। गवर्नमेंट जो है वो पीजेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट कभी भी नहीं करेगी, इसीलिए पीजेंट्स का शोषण करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हैवी टैक्स बर्डन ऑन अदर क्लासेस। अदर क्लासेस जो हैं यहाँ पे, यानी कि जो दूसरी बैकवर्ड क्लासेस है या कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है, जैसे कोई मोची है, कोई जुलाहा है, कोई व्यापार कर रहा है, ठीक है, कोई पशुपालन कर रहा है, तो उन पे टैक्स इन्होंने ज़्यादा लगाने शुरू कर दिए क्योंकि गवर्नमेंट को लॉस होना शुरू हो गया ना। तो लॉस का किसी ना किसी तरीके से तो फायदा उठाना है, मतलब कि कहीं ना कहीं और से जुगाड़ तो करना ही है। तो उन्होंने क्या किया, बाकी क्लासेस जो है उन पे टैक्स का बर्डन बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है। परमानेंट सेटलमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया 1793 में, इन्हें प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट किया गया। जमींदारों के साथ किया गया, 10 साल के लिए किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं किया गया। ये बातें कुछ है जो आपने याद रखनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी दबाइएगा। ठीक है। और बाकियों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और मुझे सजेशंस दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। कीप सब्सक्राइबिंग हिस्ट्री सेल्फ स्टडी।